हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, तो इसी तरह से आज हम कौन सा करेंगे, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। एक्सपोनेंशियल ट्रेंड की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज़ इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर x। हमें ये जो ट्रेंड इक्वेशन जो हमें निकालनी है, ये कैसे निकालते हैं कि लास्ट में जाकर हमें a और b फाइंड आउट करना होता है और इस इक्वेशन में पुट कर देना होता है। अब बात ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है कि a इंटू में b की पावर x है, तो इसको जो निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस एक्सपोनेंशियल ट्रेंड में हमें क्या कहा जाता है कि आप दोनों जगह क्या ले लो, लॉग, यानी कि इस ट्रेंड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो कई बार लॉगरिथमिक फॉर्म में ही आंसर मांग लिया जाता है और कई बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांग लिया जाता है। तो भी चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी अगर आंसर मांगे तो भी हमारा जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है वो ये रहेगा कि हम पहले अपनी ट्रेंड इक्वेशन लिखेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथमिक में, फिर उसे सॉल्व करके लास्ट में हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा तरीका क्या है कि हमारी ट्रेंड इक्वेशन क्या है, कैपिटल Y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर x। अब हमें इसे लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि दोनों जगह क्या ले लो, लॉग ले लो। तो लॉग लिया, लॉग y, और लॉग जब इधर लिया तो क्या होगा, लॉग a इंटू बी रेज टू पावर x। अब लॉग के भी अपने फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, आपको मैं फॉर्मूले साइड पर बताती हूँ। log m इंटू n अगर सॉल्व करना हो, या log m बाय n सॉल्व करना हो, या log m की पावर n अगर सॉल्व करना हो, तो क्या फॉर्मूले होते हैं। log को जब मल्टीप्लाई पर ओपन करते हैं तो उसको प्लस से खोला जाता है, यानी कि log m, यानी कि फर्स्ट फंक्शन के साथ log और सेकंड फंक्शन के साथ बीच में किससे खुलेगा, प्लस से। ठीक है, इसी तरह से जब log m बाई n यानी कि डिवाइड का हो तो क्या होगा, log m माइनस log n, यानी कि जब डिवाइड में होगा तो हम उसे माइनस से ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस से। अब आते हैं log m की पावर n, तो इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है log m। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर हमारा लग रहा हो तो हम उसे पहले अप्लाई करेंगे। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर देखा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो यहाँ पर log y का log y। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log m इंटू n का, और मल्टीप्लाई किससे ओपन होती है, प्लस से। तो क्या बना, log a प्लस log b की पावर x, यानी कि log m प्लस log n। अब अभी क्या ये कंप्लीट ठीक हो गया, ये भी करेक्ट फॉर्म में है, ये भी करेक्ट फॉर्म में है, बट ये अभी करेक्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, log b की पावर x। अब log b की पावर x है तो हम यहाँ पर x को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, यानी कि x log b। ठीक है, तो ये आ गया हमारा log y इज इक्वल टू log a और प्लस में x इंटू log b। तो दैट इज आवर लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन। तो फाइनली हमारी जो ट्रेंड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a की इंटू b की पावर x, वो क्या बन गई, log y प्लस log a प्लस x इंटू log b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हम बनाएंगे दो नॉर्मल इक्वेशन। जब भी हमें अपनी ट्रेंड इक्वेशन को सॉल्व करना हो, जैसे लीनियर ट्रेंड को करते हैं तो भी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड किया था, उसमें भी हमने उसमें भी क्या बनाई थी, नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले जो पहली नॉर्मल इक्वेशन बनती है वो कैसे बनाते हैं, दोनों जगह क्या ले लो, समेशन ले लो। ठीक है, तो दोनों जगह समेशन लेंगे, टू नॉर्मल इक्वेशंस।
यहाँ हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो वेरिएबल, दो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको निकालना है ए और बी। तो हम दो नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर हमें तीन निकालने होते ए बी और सी तो हम तीन नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। अब हमें यहाँ ए और बी पर फोकस है तो हम यहाँ पर कितनी नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे, 2। तो फर्स्ट बनाने का तरीका क्या है, टेक समीशन ऑन बोथ साइड, समीशन लॉग ए प्लस समीशन एक्स लॉग बी। अब आपको बता रखा है कि जब भी हमारा समीशन वेरिएबल का हो तो वो पड़ा रहता है, ठीक है। खाली कांस्टेंट का हो तो उसके साथ n क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। रीज़न बताया था मैंने लास्ट में भी कि जैसे 5 5 5 5 को 4 बार ऐड करना है तो आप कहोगे ना कि 20। अब 20 कैसे बना, एक तो ये 5 5 10 15 20। एक ये तरीका है कि मैंने आपको बोला कि 5 को 4 टाइम्स कर दो तो 5 × 4, यानी कि अगर मैं आपको ये कहती कि 5 को n टाइम्स ऐड करो तो आप क्या कहते हैं कि 5 को n टाइम्स करना है तो 5n हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो समीशन होता है, समीशन का जो मतलब है वो ये है कि लॉग ए को हमें कितनी बार जोड़ना है, n टाइम्स जोड़ना है, यानी कि लॉग ए फिर लॉग ए फिर ऐसे चलते 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 लॉग ए। ये लॉग ए कितनी बार लिखा है उन्होंने, n बार, और उनको n बार जोड़ना है। तो इसका मतलब जब उन्हें हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, n लॉग ए। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी आ जाए तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, समीशन किसके ऊपर लग जाता है, ओनली वेरिएबल के ऊपर। तो ये हमारी रेडी होगी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। कैसे बनाई है हमने, दोनों जगह क्या ले लिया है, समीशन। अब सेकंड नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनती है, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका ये होता है कि आप अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो कि क्वेश्चन की फॉर्म में कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है, y। तो आप क्या करो, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाते वक्त ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसकी दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से। तो सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए y था, y का अपोजिट वेरिएबल x है, तो हम दोनों जगह क्या कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई, x इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बी, ठीक है। टेक समीशन ऑन बोथ साइड, जैसे ही हमने x से मल्टीप्लाई करी हमने दोनों जगह क्या ले लिया, समीशन। अब रूल आपको मालूम ही है, दीज आर वेरिएबल्स, तो समीशन लगा रहेगा। दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, बाहर आ जाएगी समीशन x, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, ठीक है। तो ये हमारी रेडी हो गई सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारी दो नॉर्मल इक्वेशंस रेडी हो गई हैं। मैं दोनों को इकट्ठा लिख देती हूँ। बनाने का तरीका हमने सीख ही लिया है। पहली नॉर्मल इक्वेशंस हमने कैसे बनाई है, दोनों जगह क्या ले लो, समीशन। और दूसरी कैसे बनाई है, पहले अपोजिट वेरिएबल से दोनों जगह मल्टीप्लाई। जो अपोजिट वेरिएबल देखना है वो लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, जैसे y है तो x लेना, x है तो y लेना। हमारा y था तो हमने x लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों जगह क्या ले लो, समीशन। तो अब मैं यहाँ से अपनी दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को रेडी करके रख रही हूँ। समीशन लॉग y n इंटू लॉग a प्लस लॉग b समीशन x, एंड सेकेंड वाली भी लिख के रख रही हूँ, समीशन x लॉग y और लॉग a समीशन x प्लस लॉग b समीशन x। क्या देखो यही वाली आई थी ना, हमने भी यही लिख दी, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स का हम कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फिट एन एक्सपोनेंशियल ट्रेंड y इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर x। अब इसे खुद बता दिया, ना भी बताई तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर x। टू द फॉलोइंग डाटा, नीचे दिए हुए डाटा का हमें एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो डाटा दे रखा है, ईयर दे रखे हैं 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 एंड 1996। 1990 पर सेल्स दे रखी है, करोड़ में दे रखी है 12, 1991 पर 10, 14, 18, 20, 24 और 30, ठीक है। तो अब हम इस डाटा को वर्टिकली नोट डाउन कर लेते हैं।
और जब हम वर्टिकली नोट करेंगे तो जो ये सेल्स होती हैं ये y वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती हैं, और x वेरिएबल कौन होता है कि जैसे हमारे को ओरिजिन गिवन नहीं है तो इसमें से जो मिडिल टर्म है हम उसे ओरिजिन मान लेंगे और फिर ओरिजिन से बाकियों की डेविएशंस कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि हमारी दो नॉर्मल इक्वेशंस क्या थी ये, तो इसका मतलब हमें ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट भी करना होगा। समीशन x चाहिए होगा, समीशन x स्क्वायर चाहिए होगा, और समीशन log y चाहिए होगा, और समीशन x log y चाहिए होगा। इसका मतलब हमें y वाली लाइन का क्या फाइंड आउट करना होगा, log y। और इसी तरह से जो हमारी x वाली लाइन होगी उसका क्या निकालना होगा, x स्क्वायर, और x और log y वाली लाइन की मल्टीप्लाई भी करनी होगी। एंड देन उन सब के क्या करने होंगे, समीशन। जैसे x वाली लाइन का करोगे तो समीशन x, x स्क्वायर वाली लाइन का करोगे समीशन x स्क्वायर, और x log y वाली लाइन का करोगे तो समीशन x log y वाली लाइन का करोगे तो समीशन log y, और y वाली का तो खाली समीशन चाहिए ही नहीं, तो हम ये सारा डाटा निकाल कर अपनी नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर वहाँ से हम log a और log b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपना वो जो डाटा था क्वेश्चन का उसे वर्टिकली उतार लेते हैं। 1990 से 1996 तक है, तो 1990 से 1996 को उतार के और उनकी सेल्स भी उतार लेंगे। तो देखो हमने वर्टिकली उतार लिया, सेल्स को भी उतार लिया। ठीक है, अब x कैसे बनाना होता है, x बनाने का तरीका क्या है कि ये जो ईयर्स दे रखे होते हैं, अगर ओरिजिन गिवन ना हो तो हम मिडिल वाले को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1993 जो ईयर है, ठीक है, इसे मैं क्या ट्रीट करूँगी, एज अ ओरिजिन। ठीक है, मैंने देखो x की वैल्यू बनाकर भी रख रखी है, जो ओरिजिन होती है उस पर वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये -1 -3 कैसे आया है, आप क्या करोगे, जिस ईयर में वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप 1994 में वर्क कर रहे हो तो पहले जिस ईयर में वर्क कर रहे हो वो लिखो, फिर माइनस में ओरिजिन वाला ईयर, तो कितना डिफरेंस आया, 1। देखो 1 लिख रखा है। ठीक है, फिर इसी तरह से 1995 में वर्क कर रहे हो तो माइनस में आपका ये आ गया, कितना आ गया, 2। फिर इसी तरह से 1996 माइनस में 1993 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3। समझ के, सेम एज हम इनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम किस में वर्क कर रहे हैं, 1992 माइनस में 1993 कितना आ गया, -1। यानी कि पहले वो ईयर लिखना है जिसमें आप वर्क कर रहे हो, माइनस में आपको रीजन वाला ईयर लिखना है। जैसे कि अब आया 1991 माइनस में 1993 कितना आ गया, -2। फिर इसी तरह से 1990 माइनस में कितना आ गया, 1993 कितना आ गया, -3। तो आप देख पा रहे हैं ना, -1 -2 -3, नीचे 1 2 3। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर सीक्वेंस में ही है, जैसे कोई बीच में उन्होंने गैप नहीं डाला और लगातार हैं जैसे 3 4 5, तो आप क्या करो, सामने वाला 0, ऊपर नेगेटिव काउंटिंग, नीचे पॉजिटिव काउंटिंग। लेकिन कई बार कई क्वेश्चन में क्या होता है कि जान के बीच में एक गैप मिस कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 1995 वाला देते ही ना, तो अगर हम बिना सोचे समझे लिखेंगे तो हमारी गलती हो जाएगी, बस 0 1 2 3। तो इधर ही एक बार पहले देख लिया करो कि कोई मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, अब हमारा देखो x भी रेडी हो चुका है, x भी है हमारे पास, y भी है। तो मैंने आपको बताया था ना, दो नॉर्मल इक्वेशंस में हमें कहा गया था कि log y निकालो। अब log y निकालना है, y कौन है यहाँ पर, 12, इसका मतलब मुझे log 12 निकालना है। यहाँ क्या है, 10, तो मतलब log 10 निकालना है। 14 log 14 निकालना है। 18 log 18 निकालना है। 20 log 20 निकालना है। 24 log 24 निकालना है। 30 log 30 निकालना है। ठीक है, अब मैंने चैनल पर जो है log कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी वीडियो डाल रखी है, और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी वीडियो भी डाली हुई है, क्योंकि इस पूरे न्यूमेरिकल में आपको लॉग निकालना भी आना चाहिए और एंटी लॉग भी निकालना आना चाहिए। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी कि कैसे लॉग निकालते हैं और कैसे एंटी लॉग। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो में देख सकते हैं जिन्हें नहीं आता। अब देखो क्या है, log 12। अब क्या होता है कि जब हम लॉग निकालते हैं ना, तो जो हमारा आंसर आता है वो ऐसे 2 बॉक्सेस में आता है, और बीच में क्या होती है, डेसिमल। यानी कि आंसर में एक यहाँ की वैल्यू निकालनी होती है और एक यहाँ की वैल्यू निकालनी, इसीलिए मैंने पहले से 2 बॉक्स बना दिए। तो जो पहले वाला बॉक्स है ना, उसका आंसर कैसे निकालते हैं, हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। ठीक है, क्वेश्चन के पास जाकर हम क्वेश्चन से डेसिमल को हटाकर, अब तो डेसिमल है ही नहीं, तो जितनी भी
आपकी डेसिमल को अभी हटाना नहीं है, सॉरी मैंने बोल दिया डेसिमल को हटा के। आपको क्वेश्चन में डेसिमल से पहले की नंबर ऑफ डिजिट्स गिननी होती हैं। तो अब क्वेश्चन में तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसका मतलब सारी डेसिमल से पहले ही नंबर ऑफ डिजिट हैं। कितनी है? 1 2। तो उस नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके जो इस बॉक्स का आंसर है वो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ डिजिट्स में से एक लेस करके। जो पहले बॉक्स का आंसर है वो कैसे निकलता है? जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल के उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो अब मेरी कितनी थी? 2 डिजिट, 2 में से 1 गया 1, तो इस बॉक्स का आंसर रेडी हो गया। क्या आ गया? 1। अब रहेगी इस बॉक्स के आंसर को निकालने के बाद। इस बॉक्स के आंसर को कैसे निकालते हैं? अपने वापस से गिवन क्वेश्चन के पास जाओ। गिवन क्वेश्चन में जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ से डेसिमल को हटा के टोटल 4 डिजिट नोट कर लो। मेरा तो डेसिमल है ही नहीं, तो मैंने तो खाली क्या नोट करा? 12। अब उससे तो क्या बोला कि 4 डिजिट नोट करो, तो मेरी तो 3rd और 4th डिजिट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमें तो अपनी 4 डिजिट कंप्लीट करनी है, वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 0 लगा देंगे, हमारी 4 डिजिट होगी। अब 4 डिजिट का क्या पर्पस है? ठीक है, 4 डिजिट का ये पर्पस है कि जो पहली 2 डिजिट हैं उसको उठाकर हम उसको 3rd डिजिट में टेबल में देखेंगे, फिर पहली 2 डिजिट को उठाकर फिर हम 4th वाली डिजिट में देखेंगे 2nd टेबल में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 12 को 0 पर देखना है फर्स्ट वाले पार्ट में। ये देखो लॉग टेबल है, तो मैंने पहले से ही मार्क कर दिया 12 को। देखो ये होता है हमारी फर्स्ट पार्ट और ये होता है हमारा सेकंड पार्ट। जो 3rd डिजिट देखनी होती है वो इतने पार्ट में देखनी होती है, जो 4th डिजिट देखनी होती है इतने पार्ट में। तो मैं इसको बोल रही हूँ फर्स्ट टेबल और इसको बोल रही हूँ सेकंड टेबल। ठीक है, तो मेरा क्या था? नंबर 1200 था, है ना। 1200 में 12 को मैं किस पर देखूंगी? 0 पर देखूंगी, और वो भी कहाँ पर? फर्स्ट वाली टेबल में। तो दैट इज़ ओवर फर्स्ट टेबल। एंड 12 को मैंने 0 में देखना है, तो 12 को 0 में देखना है तो मैंने देखो बॉक्स बना रखा। कितना आया डाटा? 0792। तो वो डाटा मैं नोट कर लूँगी। ठीक है, देखो जैसे साइड पर मैंने नोट कर लिया 0792। ठीक है, अब इसी 12 को सेकंड टेबल में फिर किस पर देखना है? 0 पर। अब मैंने देखा यहाँ तो 1 से शुरू है, तो कोई बात नहीं। अब अगर नहीं है तो आप यूँ का यूँ रहने दो, और अगर होता, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर 12 को 1 पर देखना होता तो मैं नोट करती 3, तो फिर आप यहाँ 3 नोट करके उसका सम कर देते। ठीक है, अब तो मेरा है ही नहीं ना, 12 को 0 पर देखना है तो है ही नहीं, तो मेरे लिए यही आंसर हो गया। अगर हमारा होता कोई नंबर तो वो भी नोट करके फिर उनका सम कर देते, वो सेकंड बॉक्स में आता। अब यहाँ पर मेरे पास जो 12 को 4th वाली डिजिट में देखा वो तो है ही नहीं, तो अब मुझे कुछ सम ही नहीं करना, तो सिंपल क्या आ गया ये, तो 0792 मैं नोट कर लूँगी। यानी कि इसमें मुझे लिखना है 0792। तो फाइनली लॉग 12 का आंसर कितना आ गया? 1.0792। ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है 12 को 0 में फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में। अब यहाँ तो था ही नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर होता तो मैं क्या करती? यहाँ पर लिख कर फिर उसे ऐड कर देती, फिर यहाँ अपने सेकंड बॉक्स में लिखती। तो ठीक है, सेम एज हम लॉग 10, 14, 18, 20, 24, 30 की निकाल लेंगे। अब मैं लिख देती हूँ। तो मैंने सारी लॉग की वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो अब मैं इसको, ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं इनको ऐड कर दूंगी, तो वो मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी? समेशन लॉग वाई की। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा आ रहा है 8.6389। अब उन्होंने क्या बोला है कि x वाली जो लाइन है उसकी लॉग y वाले से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इनकी मल्टीप्लाइज करके लिख देती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी इस लाइन के इससे, और उनको ऐड कर दिया। ऐड करके इसका नाम क्या आएगा? समेशन x log y। और x स्क्वायर वाली की भी मैंने क्या कर दिया? x वाली लाइन का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास समेशन x चाहिए था, वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म 0। तो अब मैंने सारा डाटा निकाल कर रख लिया, समेशन x का, समेशन log y का, समेशन x log y का, समेशन x स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लिखते हैं, फिर दोनों नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं और डाटा को पुट कर देते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ट्रेंड इक्वेशन यही होती है, लॉग लेकर हमने दोनों जगह लॉग लिया, आपको अभी सिखाया भी था किस तरह से आया। फिर 2 नॉर्मल इक्वेशंस किस तरह से बनाई, एक का नाम फर्स्ट इक्वेशन और एक का नाम सेकंड इक्वेशन रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है हम जा रहे हैं पहली इक्वेशन के पास। तो हमसे क्या करें? समेशन लॉग वाई डालिए। तो कौन है समेशन लॉग वाई? 8.6389।
तो देखिए 8.6389 डाल दिए इसमें। फिर कहते हैं n कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अच्छा 7 डाल दिया, log ही हमें नहीं मालूम तो log a को log a लिखा, फिर प्लस log b इंटू समीशन x। आप देखिए समीशन x कितना है 0, 0 डाल दिया, 0 इंटू समथिंग 0। अब देखो क्या है यहाँ पर हमारी ये टर्म फिनिश होगी, 7 log a इसके बराबर आ गया, तो log a की वैल्यू निकालनी थी, 7 को नीचे भेज दिया, इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गई। तो फाइनली हमारी log a की वैल्यू रेडी हो चुकी है बाय द यूजिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमसे क्या चाहता है समीशन x log y। अभी हमने अपना समीशन x log y निकाला है, कितना आ रहा है 2.109, ये 9 है 90। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, तो देखिए मैंने अपनी सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी 2.1090 प्लस समीशन x कितना था 0 एंड देन log p ऐसे का ऐसे, समीशन x की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 28, देन हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, 0 वाली टर्म तो फिनिश होगी। 28 जो log b है वो किसके बराबर आ गया 2.1090, तो मैं log b को अपने पास रख लूँगी, 28 को डिवाइड में भेज दूँगी। देखिए ठीक है, अब ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि हमारी log a की वैल्यू रेडी हो चुकी है, log b की हो गई है। तो हमारी जो ट्रेंड इक्वेशन थी वो क्या थी, log y इज इक्वल टू log a प्लस x log b। तो जिसमें मैंने अपना log a भी कम्प्लीटली पुट कर दिया, log b भी कम्प्लीटली पुट कर दिया, एंड टू में x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से अपना y बनाकर रख लेंगे। क्यों बनाकर रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में आपसे 1997 ईयर की सेल्स की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए कह रखी है। आपको दिखाती हूँ मैं, ये लाइन मैंने ऐड कर दी है, उस टाइम क्वेश्चन में डाली नहीं थी। एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 1997। तो आपको ये दैट मीन्स की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए तो आपके पास y होना चाहिए, तो ये तो log y है। आपको पता है log उधर जाके क्या बन जाता है, इस टर्म का एंटी लॉग बन जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ पर अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर जो टर्म आएगी वो एंटी लॉग में उसका फाइंड आउट करके वहाँ से हमारी उसकी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। अब उन्होंने हमें बोला है ना 1997 पर, ठीक है, तो हमारा ओरिजिन कितना था 1993 था, है ना। देख पा रहे हैं 1996 पर हमारा वैल्यू x की 3 थी, तो 1997 पर कितनी होगी आप बेशक से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आ जाएगी 4। और नहीं तो आपको सीक्वेंस वाइज भी पता है 3 है तो 3 के बाद 4 आता है, तो हम यहाँ पर अपनी x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। देखिए मैंने लिखा भी है, एस्टिमेट द सेल्स फॉर 1997 फॉर दिस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू दिस, देन पुट द वैल्यू ऑफ x 4 आया, इसके से मल्टीप्लाई करी 0.300 आया, फिर इन दोनों को ऐड किया ये आया। अब इसका क्या निकालना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एंटी लॉग करते वक्त क्या करते हैं कि सीधा लास्ट में पॉइंट के बाद चले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जाकर सीधा डाटा नोट कर लेते हैं। फिर बिल्कुल सेम 0.53 को 4 पर देखना है फर्स्ट पार्ट में, 0.53 को 1 पर देखना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में तो देखते हैं। देखिए एंटी लॉग टेबल है ना 0.53, ठीक है, इसको किस पर देखना था हमें 4 पर, तो मैंने डाटा नोट कर लिया 3420 एंड 0.53 को, ये देखो जो हमारी थर्ड डिजिट थी, क्योंकि मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देती हूँ कि क्या था। ये देखिए ये था ना 0.5341, तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि पहली 2 डिजिट को थर्ड वाले में देखो, यानी कि 4 में देखो, देख लिया, ठीक है, एंड देन नोट डाउन द डाटा 3420, ठीक है। और फिर 0.53 को जब हमने थर्ड डिजिट में देखा तो फर्स्ट टेबल में देखेंगे, जब 0.53 को हम फोर्थ डिजिट में देखेंगे 1 में, तो सेकंड वैल्यूज़ पर देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 0.53 को जब हमने 1 पर देखा तो कितना है 1। अब देखो है ना दोनों वैल्यू, हम इनको ऐड कर देंगे 2 4, यानी कि 3421 आ गया। अब हम वहाँ पर अपना डाटा नोट करते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है 0.53 को जब 4 में देखा तो फर्स्ट टेबल में हमारे पास ये आया, ठीक है, एंड 0.53 को जब 1 में देखा सेकंड टेबल में तो हमारा 1 आया, एंड देन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये तो आ गया, लेकिन अब ये आंसर नहीं है,
अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में इतनी चीज़ का यूज़ हुआ है ना, इसका तो नहीं हुआ। एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का उल्टा होता है। तो अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट से पहले डिजिट लिखी हुई है, मैं नंबर ऑफ डिजिट की बात नहीं कर रही, यहाँ बात किसकी कर रही हूँ, जो डिजिट लिखी हुई है, जो डिजिट लिखी हुई है उस डिजिट में एक ऐड कर दो। तो क्या डिजिट लिखी हुई है, मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रही कि नंबर ऑफ डिजिट नहीं बोल रही, मैं पर्टिकुलर ये बोल रही हूँ डिजिट क्या लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई है 1, उसमें क्या जोड़ दो, एक 1, तो कितनी बन गई 2। तो क्या कहता है कि जो आपका नोट डाउन करके आंसर आया था ना, उसमें जो ये आंसर आया है उतनी डिजिट के बाद जाकर पॉइंट लगा दीजिए। ये देखिए 2 के बाद लगा दिया, तो दैट इज़ ओवर आंसर। अब क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में था तो हमने भी लगा दिया, तो दैट इज़ ओवर ट्रेंड वैल्यू यानी कि सेल्स फॉर 1997। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये था पहले फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रेंड को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्या बनाई, लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर 2 आपने क्या करी, नॉर्मल इक्वेशंस, फिर उसमें से लॉग ए और लॉग बी की वैल्यू निकाली, फिर वापस से हमने अपनी लॉगरिथमिक इक्वेशन में लॉग ए लॉग बी पुट किया, फिर y को अपने पास रोका, लॉग को उधर एंटी लॉग में भेजा, और फिर वहाँ से हमने अपनी ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए 1997 पर तो x की वैल्यू पुट करी एंड देन आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।